बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। 8601 कोर्स कोड जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग हमने स्टार्ट किया हुआ था। पहले 3 चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं और आज हमने यूनिट नंबर 4 कवर करना है, इंक्वायरी मेथड। और सबसे पहले एज़ यूजुअल हम अपनी आउटलाइन देखते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या और किन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये एक शॉर्ट सा जो है ना वो चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इंडक्टिव मेथड है पहली आउटलाइन। डिडक्टिव मेथड देखेंगे, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड टीचिंग में किस तरह से काम आते हैं। फिर साइंटिफिक मेथड को देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को देखेंगे और एडवांटेजेस और लिमिटेशन इंक्वायरी मेथड की देखेंगे। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडक्टिव मेथड क्या होता है। इंडक्टिव मेथड इज़ ए टीचिंग अप्रोच वेयर, एक टीचिंग अप्रोच है, टीचिंग का एक पहलू है जहाँ स्टूडेंट्स लर्न बाय डिस्कवरिंग फैक्ट्स, जहाँ पे स्टूडेंट्स सीखते हैं डिस्कवरिंग फैक्ट्स, यानी जो हकायक हैं उनको डिस्कवर करके उनको फाइंड आउट करें थ्रू देयर ओन इन्वॉल्वमेंट, खुद इसमें इंडल्ज होके, यानी क्यूरोसिटी होना इंसान के अंदर कि मैंने नॉलेज हासिल करना है, तो जो फैक्ट्स हैं उनको खुद वो डिस्कवर करें। तो ये कहते हैं इसको इंडक्टिव मेथड। इट स्टार्ट्स विद स्पेसिफिक एग्जांपल्स, ये शुरू होता है एक मिसाल अगर दी जाए, जैसे मैं कहूँ अगर कि ज़मीन जो है ना वो सूरज के गिर्द घूमती है, ये फैक्ट है। अब इसकी डिटेल में जाना, ये इंडक्टिव मेथड है कि हमने सबसे पहले फैक्ट को पढ़ा, फिर हम उसके जो है ना डिटेल में गए। तो ये अप्रोच जो होती है वो इंडक्टिव मेथड होता है। इट स्टार्ट्स विद स्पेसिफिक एग्जांपल लेड्स टू जनरल रूल्स और प्रिंसिपल, फिर जाके जनरल रूल या प्रिंसिपल है। जैसे जनरल रूल क्या है कि हर चीज़ जो है ना वो किसी न किसी दायरे में घूम रही है, किसी न किसी मदार में घूम रही है। तो यही एक जनरल रूल की तरफ चलती है। ये सोक्रेटिस ने बनाया था। सुकरात था ना, जो एक फ़िलासफ़र भी है बहुत ही पुराने ज़माने के, उन्होंने ये बनाया था। उन्होंने लॉजिकल थिंकिंग दी थी और इससे प्रमोट किया था थिंकिंग को। कॉन्फिडेंस इससे डेवलप होता, इनिशिएटिव था ये कि फैक्ट प्रोवाइड किया, उसकी अब एक्सप्लेनेशन में जाओ। सिनेरियो फॉर एग्जांपल, एक मिसाल यहाँ पे मैंने ली है। यू सी स्वान्स, आपने स्वान्स को देखा है। अब आप ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं कि आपने एक स्वान देखा, वो वाइट कलर का था। दूसरा स्वान देखा, वो भी वाइट कलर का था। तीसरा स्वान देखा, वो भी वाइट कलर का था। अब आपने ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन क्या निकाला कि सारे स्वान वाइट हैं। आपने ये कंक्लूजन, आपने जितने भी देखे, आप कह सकते हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सारे वाइट स्वान देखे हैं। जबकि किसी और ने जो है वो कहा, उसने कहा कि ब्लैक स्वान्स भी होते हैं। तो वो हो सकता है किसी हद तक जो फैक्ट है वो जो है ना वो रॉन्ग हो जाए, बट आप अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग पहले आपने जो है ना वो एक ऑब्जर्वेशन की और फिर आपने अपना फैक्ट दे दिया। तो ये फैक्ट राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। यू ऑब्जर्व अ फ्यू केसेस, आपने कुछ केसेस को ऑब्जर्व किया है और फिर एक जनरल रूल बना दिया है। वन ब्लैक स्वान डिसप्रूव्स इट, एक ब्लैक स्वान आ गया तो फिर ये वाला फैक्ट जो है वो गलत हो गया। ठीक है, जैसे इनिशियली में था कि सूरज जो है वो मदार में घूम रहा है जबकि ज़मीन साकिन है, तो इस ये फैक्ट बन गया था। अब इस फैक्ट पे कितने अरसे तक जो है वो साइंटिस्ट लगे रहे, लेकिन एट द एंड जब ये पता चला कि नहीं सूरज साकिन है और ज़मीन घूम रही है, तो फिर वो डिसअप्रूव हो गया। बट स्टार्टिंग जो है ना वो एक्सप्लेनेशन की हुई, वो जनरल रूल से हुई, किसी खास एग्जाम्पल से हुई, किसी खास फैक्ट से हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडक्टिव मेथड काम कैसे करता है। टीचर्स आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स लेवल एंड एबिलिटी, टीचर इसमें स्टूडेंट की एबिलिटी और लेवल के मुताबिक सवाल करती है। स्टूडेंट फिर जो डाटा उनके पास होता है उसको एनालाइज करते हैं। सिनेरियो यानी जो सिचुएशन प्रोवाइड की गई है उसको एनालाइज करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं टू जनरेट अ नीड ऑफ फॉर फैक्ट्स, ताकि जो ज़रूरत है फैक्ट्स की, आया वो सही है गलत है, उसको अप्रूव कर सकें, रूल बना सकें या प्रिंसिपल बना सकें। द मेथड मूव्स फ्रॉम बेसिक सिंपल एग्जांपल टू जनरल कॉन्सेप्ट, ये जो मेथड है ये एक ख़ास किस्म की मिसाल से, ख़ास किस्म के फैक्ट से स्टार्ट होता है और फिर जनरल रूल बन जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं की आस्पेक्ट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड के आस्पेक्ट्स कौन से हैं? गिव्स न्यू नॉलेज थ्रू स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, इसका जो पहलू है सबसे अहम वो ये है कि इससे स्टूडेंट को नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। अ मेथड ऑफ अ डिस्कवरी वे स्टूडेंट्स फाइंड फैक्ट्स ऑन देयर ओन, ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो फैक्ट्स को खुद ढूंढते हैं। टीचर्स यूजेज इट बाय स्टार्टिंग विद नोन फैक्ट्स टू डिस्कवर हिडन वंस, टीचर इसे यूज़ करती है कि वो एक ऐसा फैक्ट बताती है जो बच्चे जानते होते हैं,
फिर उसके बाद उसके अंदर जो छुपे राज है उसको वो बच्चे खुद फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स गेट फर्स्ट हैंड नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन। बच्चे जो पहला नॉलेज लेते हैं वो ऑब्जर्वेशन से लेते हैं। इट्स अ स्लो प्रोसेस, ये बहुत ही सुस्त किस्म का अमल है विद इंटरलिंक्ड स्टेप, जिसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। बिल्ड माइंड्स ट्रेनिंग, पहले आप अपने माइंड की ट्रेनिंग करवाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो आप में, फिर आप इनिशिएटिव स्टूडेंट्स के अंदर जो है ना उसको बिल्ड करें कि वो इनिशिएटिव लें, पहले कौन फैक्ट को डिस्कवर करेगा। इन्वॉल्व मैनी एक्टिविटीज़ लीडिंग टू न्यू नॉलेज, बहुत सी एक्टिविटीज़ जो है वो करवाई जा सकती है ताकि नया नॉलेज मिल सके। लेट्स टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी बिहाइंड प्रिंसिपल, फिर जो है ना वो आप उसको अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाए कि हर जो फिलॉसफी है उसके पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल छुपा है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिडक्टिव मेथड क्या होता है। डिडक्टिव रीजनिंग गोज़ फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये जो डिडक्टिव होता है ना ये इंडक्टिव के उलट होता है। वो एक मिसाल से शुरू होते थे और रूल बनाते थे, जबकि यहाँ पे एक रूल होगा और वो फिर जो है ना वहाँ से स्पेसिफिक की तरफ मूव करेंगे। यानी एक जनरल एग्जांपल, जनरल एक चीज़ होगी, वहाँ से हमने स्पेसिफिक की तरफ मूव करना है। तो डिटेल में देखते हैं अप्लाइंग अ ब्रॉड ट्रुथ टू ऑल थिंग्स इन अ ग्रुप। इसमें हमने जो हमारी सच्चाई है उसको सारे ग्रुप्स पे अप्लाई करना है। मीन्स क्या है, इट अज्यूम्स इफ़ समवंस ट्रू फॉर अ सैम्पल इट्स ऑल ट्रू फॉर ऑल। इसका मतलब ये अगर किसी ने एक अज्यूम कर लिया कि ये सच है या ये सैम्पल सच है, तो वो ये भी अज्यूम कर लेगा कि बाकी सारे भी सच ही हैं। इसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सैम्पल, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की जाती है जो सैम्पल हमें दिया जाता है। इस क्रूशल बहुत ज़रूरी है। गेट इट रॉन्ग, अगर वो गलत हुआ, गेट रॉन्ग कैलकुलेशन, तो फिर क्या है नतीजा भी गलत निकलेगा। सेव टाइम इन टीचिंग, टीचिंग में इस वक्त जो है ना वो सेव रहता है बाय मेकिंग क्विक वैलिड कंक्लूजन इन क्लास, क्लास में वैलिड किस्म का और जो है ना वो जल्दी नतीजा उखज़ हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जांपल, जैसे कि है एक जनरल जो है ना वो एक बात है कि वेसेप्स हैव स्टिंग, वेसेप्स की क्या होती हैं, स्टिंग होती हैं। अब एक जनरल रूल बना दिया, ऑल वेसेप्स द ग्रुप हैव स्टिंग, के सारे जो ग्रुप के वेसेप्स हैं ना उनकी स्टिंग होती है। अब हम कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं, पहले जनरल रूल होता है फिर कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं, जबकि उधर क्या था, स्पेसिफिक था एक कंक्लूजन और उससे हम जनरल रूल की तरफ आए थे इंडक्टिव में। जबकि डिडक्टिव में क्या है, पहले जनरल रूल है कि आल वेसेप्स हैव स्ट्रिंग, सभी वेसेप की स्ट्रिंग होती है, हमने ये बात बता दी। अब कंक्लूजन क्या आपने निकाला, दिस वेसेप जो मेंबर इसका विल स्ट्रिंग, इसकी भी होगी, ये भी अगर वेसेप है, अगर सारे वेसेप की स्ट्रिंग होती है तो जो हमारे पास वेसेप है उसकी भी स्ट्रिंग होगी। आइडिया क्या है, जो अप्लाई अ जनरल फैक्ट टू प्रोडिक्ट अबाउट वन वेसेप, आपने जो एक जनरल आइडिया आया कि सारे वेसेप की स्ट्रिंग होती है, आपने वो अप्लाई किया है एक वेसेप पे, बट नॉट 100% श्योर, लेकिन आप इसमें 100% श्योर नहीं है विदाउट चेकिंग ईच वेसेप, जब तक आप इसे चेक नहीं करें। आपने सिर्फ सुना है कि सारे वेसेप की स्ट्रिंग होती है और आपके पास एक वेसेप आया तो आपने कहा इसकी भी स्ट्रिंग है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते सभी की स्ट्रिंग है जब तक कि आप हर एक को ऑब्जर्व ना कर लें। दैट्स कॉल्ड डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट हम चलते हैं इस अ टॉप डाउन अप्रोच, इसे कहते हैं ऊपर से नीचे की अप्रोच होती है। मीनिंग स्टार्ट ब्रॉड या जनरल रूल, जनरल रूल एक ऊपर से दिया जाता है, ठीक है, जैसे हिदायत अगर दे दी जाए कि इंस्ट्रक्शन आपने इंटरव्यू के लिए ये करना है, अब ये हिदायत क्यों रखी गई उसके पीछे जानना ये डिडक्टिव मेथड में आ जाता है कि टॉप से डाउन अप्रोच की तरफ गए। तो जनरल रूल था, नैरो टू स्पेसिफिक हम गए, हाइपोथेसिस बनाया और फिर डाटा चेक किया। सो लेट्स टू टेस्टिंग हाइपोथेसिस विद डेटा, आपके पास हाइपोथेसिस होता है, उसको टेस्ट करना है अपने डाटे को हाइपोथेसिस के जरिए। जो मेक अ प्रेडिक्शन, आप सिंपल ये कह सकते हैं कि आपको प्रेडिक्शन करनी है, पेशन गोई करनी है यूजिंग अ जनरल रूल, एक जनरल रूल। यानी कि अगर हम ये जनरल कहें कि जून जुलाई के और ये मंथ जो होते हैं ना वो गर्मियों के शदीद होते हैं इन इलाकों में, ठीक है। अब एक जनरल रूल है ये भी। अब अगर नेक्स्ट ये हो, हमने प्रेडिक्ट कर दिया कि बारिशें होंगी, अब नेक्स्ट हम ये हो जाए ऐसा कि हो भी सकता है ऐसा या नहीं भी हो सकता, तो जनरल रूल से हम उसके कंक्लूजन की तरफ पहुँचे थे, ठीक है, सॉरी उसके जो रूटीन है उससे हम उसके जनरल रूल तक पहुँचे। नेक्स्ट हम देखते हैं डिडक्टिव रीजनिंग एग्जाम्पल क्या है। जैसे एक स्टेटमेंट है, स्टूडेंट मस्ट बी इन द कमेटी रूम और लाइब्रेरी, स्टूडेंट ज़रूर कमेटी रूम या लाइब्रेरी में होंगे, ये एक स्टेटमेंट है। अब नॉट इन लाइब्रेरी मस्ट बी इन कमेटी रूम, हमने पहले क्या इसको तोड़ा इस जो स्टेटमेंट है इसको तोड़ा। पहले तो हमें एक जनरल स्टेटमेंट मिल गई थी एक एग्जांपल के लिए समझाने के लिए,
स्टूडेंट मस्ट बी इन द कमेटी रूम और लाइब्रेरी, एक सादा सी बात थी, बट डायरेक्टिव में हम क्या है, नॉट इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में नहीं है, मस्ट बी इन अ कमेटी रूम में होंगे ज़रूर। ठीक है, तो हमने पहले क्या है, एक जो है वो जनरल रूल लिया और उससे फिर हम स्पेसिफिक की तरफ गए। जनरल रूल है कि लाइब्रेरी में तो नहीं है, हाँ बस ज़रूर वो कमेटी रूम में होंगे। दिस यूजेस डिडक्टिव रीजनिंग टू रीच अ कंक्लूजन, इससे हमने क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग की कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन, जो हमें हालात दिए थे। अगर हम ये कहते हैं स्टूडेंट मस्ट बी इन द कमेटी रूम और लाइब्रेरी, कि स्टूडेंट या तो कमेटी रूम में होंगे या लाइब्रेरी में होंगे, तो कन्फ्यूजिंग है, अभी एक्सप्लेनेशन है, कमेटी रूम भी जाना पड़ेगा, लाइब्रेरी भी जाना पड़ेगा। बट अगर ये कहा जाए, कोई ये कहता है कि लाइब्रेरी में तो नहीं है, तो फिर क्या सिचुएशन बनती है कि वो कमेटी रूम में ही होंगे। दैट्स कॉल्ड डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके डिडक्टिव मेथड के आस्पेक्ट यानी पहलू कौन से हैं। इसमें कोई न्यू नॉलेज आपको नहीं मिलता, जिस तरह से इंडक्टिव में था ना कि आपने फैक्ट्स से आगे फिर खुद डिस्कवर करना है और ख़ुद इन्वॉल्व होते थे, इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसमें कोई न्यू नॉलेज नहीं मिलता, बल्कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वही हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। चेक्स इफ थ्योरीज रूल लाज आर ट्रू, आप इसमें वेरिफिकेशन करते हैं कि जो रूल है, क्योंकि रूल से आपने जाना है वो आगे स्पेसिफिक की तरफ, तो रूल क्या सही है या गलत, ये चेक करना होता है। वैलिड टीचिंग मेथड है टीचर इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स, इससे टीचर को जो है ना वो जो रूल्स है, पहले रूल टीचर लिख दे, फिर उसको एक्सप्लेनेशन कर दे, फिर रूल लिख दे, फिर एक्सप्लेनेशन कर दे, तो इससे टीचर को आसानी होती है। बनस्बत इसके कि टीचर उनको जो है वो एक फैक्ट बताए, फिर उसमें खुद इन्वेस्टिगेशन करें, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोर पॉइंट्स देखें डिडक्टिव मेथड में क्या जो ज़रूरी है। स्टूडेंट्स यूज्ड प्रिपेयर्ड इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली पहले से तैयार इन्फॉर्मेशन होती है, स्टूडेंट उसको इस्तेमाल करते हैं। कंक्लूजन ट्रूथ डिपेंड्स और सैम्पल सेलेक्शन, कंक्लूजन डिपेंड करता है जो आपके पास मटेरियल है, जो आपने सैम्पल सेलेक्ट किया है उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है। एक्यूरेसी मैटर्स फॉर वैलिड कैलकुलेशन, एक्यूरेसी होती है कि सच्चाई, ठीक है, तो वो मैटर करती है एक वैलिड किस्म के कैलकुलेशन पर पहुंचने पर। दे फॉलो अ प्लान लेसन, एक प्लान लेसन होता है, उसके पैटर्न को फॉलो करते हैं। लीड्स टू यूजफुल, ये मुफीद होता है। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक रिजल्ट होता है, यानी आपने जो कॉन्टेक्स्ट है आपके पास उसी से रिलेटेड रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं साइंटिफिक मेथड का ओवरव्यू क्या है। द साइंटिफिक मेथड इज़ अ प्रोसीजर साइंटिस्ट यूज टू फाइंड फैक्ट्स एंड साइंटिफिक ट्रुथ्स। साइंटिफिक मेथड ऐसा अमल है जिसमें साइंसदान इस्तेमाल करते हैं फैक्ट्स को यूज़ करने के लिए और जो साइंसी सच्चाई है उसको बयान करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स स्पेसिफिक स्टेप्स, इसके अंदर कुछ खास किस्म के स्टेप्स शामिल हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इन साइंस और सोशल साइंस, चाहे वो साइंस हो, नेचुरल साइंस हो या सोशल साइंस हो। साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन क्या है? डिफरेंट रिसर्चर्स डिफाइन द साइंटिफिक मेथड स्लाइटली डिफरेंटली, बट द कोर आइडिया इज़ ए रिगोरस अप्रोच टू सॉल्व साइंस एंड सोशल साइंस प्रॉब्लम। बहुत से रिसर्चर ने साइंटिफिक मेथड की बहुत सी डिफाइन की हैं, बट जो मेन आइडिया वो ये है कि ये एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पे हम साइंस और सोशल साइंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन जियोलॉजी। अब जैसे कि हमने बात की कि मुख्तलिफ रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग इसे डिफ़ाइन करते हैं, तो अब हम मुख्तलिफ जो है ना वो टर्म्स उनके अंदर देखेंगे, मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर देखेंगे। जैसे जियोलॉजी में साइंटिफिक मेथड क्या है? इट्स अ लॉजिकल अप्रोच, ये एक लॉजिकल अप्रोच होती है, यानी जो आपने दलील देनी है, आपने एक लॉजिकल थिंकिंग देनी है। इन्वॉल्व डाटा गैदरिंग, जहाँ पे आपने डाटा इकट्ठा करना है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस जो बनाया है उसको टेस्ट करना है। एंड थ्योरी प्रपोजल, और आपने जो थ्योरी का है प्रपोजल बनाना है। केमिस्ट्री में साइंटिफिक मेथड क्या है? इट इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चंस, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड आंसर, इसके अंदर आपने सवाल करने हैं, फिर उसके एक्सपेरिमेंट्स जो है ना वो करने हैं ताकि आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल करने हैं। बायोलॉजी में क्या है? इट्स अबाउट ऑब्जर्वेशन, बायोलॉजी में हम सारी की सारी ऑब्जर्वेशन ही करते हैं, लीडिंग टू हाइपोथेसिस, फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। दैट मेक टेस्टेबल प्रोडिक्शन, जहाँ से हम पेशेंट गोई करते हैं जो कि टेस्टेबल हो, टेस्ट के काबिल हो। साइकोलॉजी में क्या है? इट्स अ सेट ऑफ अजम्पशंस, इसके अंदर क्या होती है? अजम्पशंस होती हैं आपकी, और एटीट्यूड होता है, और प्रोसीजर होता है फॉर क्रिएटिंग एविडेंस, जहाँ से आप एविडेंस यानी सबूत जो है वो क्रिएट करते हैं और फिर कैलकुलेशन निकालते हैं। इन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में क्या? इट्स एन अप्रोच टू डाटा कलेक्शन, ये अप्रोच है जहाँ पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, रिलाइंग ऑन ऑब्जर्वेशन पे होती है और वेरिफिकेशन पे। सो जिसके जैसा डिसिप्लिन उसके मुताबिक साइंटिफिक मेथड वैसे ही है। जियोलॉजी में क्या है कि हमने लॉजिकल अप्रोच को के ज़रिए डाटा को कलेक्ट करना है, हाइपोथेसिस बनाना है और थ्योरी का प्रपोजल देना है।
केमिस्ट्री क्या क्या है कि हमने सवालात पूछने, एक्सपेरिमेंट करने और आंसर ढूंढने हैं। बायोलॉजी में क्या है कि हमने ऑब्जर्वेशन करनी है, हाइपोथेसिस बनाना है और उन प्रेडिक्शन को टेस्ट करना है। साइकोलॉजी में क्या है कि हमने अजम्पशंस बनानी है, एटीट्यूड्स बनाना है, जैसे ह्यूमन बिहेवियर है ना उनके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, और एविडेंस क्रिएट करने हैं और कंक्लूजन ड्रा कर देना है। सोशियोलॉजी में हम कैसे साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, इसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं जो ऑब्जर्वेशन और वेरिफिकेशन के बाद सामने आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन द साइंटिफिक मेथड। कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? रियलाइजिंग द प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम को रियलाइज़ करना है सबसे पहले, फिर डिफ़ाइन करना है और एनालाइज करना है, फिर प्रॉब्लम को, फिर डाटा कलेक्ट करना है, फिर अगेन एनालाइज द इंफॉर्मेशन करना है 2 दफ़ा। एक दफ़ा आपने प्रॉब्लम को रियलाइज़ कर लिया कि प्रॉब्लम है क्या, फिर उसको डिफ़ाइन कर लिया, फिर आपने उसका एनालिसिस करना है। अब आपने मज़ीद उस पर डाटा कलेक्ट कर लिया, फिर उसका एनालिसिस करें, फ्रेमिंग करें, फिर हाइपोथेसिस बनाएं, वेरीफाई करें कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाया वो हकाइक पर मबनी है, फिर उसके सॉल्यूशन ढूंढने के जो प्रॉब्लम्स आपने हाइपोथेसिस पे बयान किए उनका सॉल्यूशन क्या है, फिर अप्लाइंग द सॉल्यूशन इन द लाइफ सिचुएशन, फिर आप उनको अप्लाई करना सिखाएं। तो इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला स्टेप क्या था? रियलाइजिंग द प्रॉब्लम। द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड इज़ टू रियलाइज देयर इज़ अ प्रॉब्लम और समथिंग वी वांट टू फिगर आउट। पहला स्टेप है कि हमने देखना है कि यहाँ पे कोई मसला है और उसको हमने पहचान लिया है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। नेचर स्पार्क्स क्यूरियोसिटी, जो है फितरत में क्या है वो क्यूरियोसिटी भरी हुई है इन स्टूडेंट्स, उसको देख के जो है वो नेचर को देख के स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है अबाउट वाई थिंग्स हैपन, कि क्यों चीज़ें हो रही हैं। द टीचर्स जॉब इज़ टू इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम, टीचर का काम है कि वो जो प्रॉब्लम बताए उनको, बच्चों ये प्रॉब्लम है, इन अ वे इस तरीके से बताए दैट गेट स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट फाइंडिंग सोल्यूशन, कि स्टूडेंट्स इसके बारे में सोचने लग जाएं और फिर सोल्यूशन पर पहुँचें। जैसे अगर स्टूडेंट से पूछा जाए कि बच्चों मिलाद कैसे होना है तो बच्चे अपने आइडियाज़ देंगे, ये एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। इसी तरह से बहुत से और फैक्ट्स हैं जिन पे टीचर जो है ना वो बच्चों को बता सकती है और बच्चे फिर उस पर सोल्यूशंस देंगे। फिर आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम वी नीड टू डिफाइन इट क्लियरली, वी सी सो वी नो व्हाट वी आर डूइंग ट्राइंग टू सॉल्व। तो अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया मसला, मसला ये हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे रूटीन से हट के कुछ हो रहा है। फिर आपने वो एनालाइज़ कर लिया कि ये क्या हो रहा है, फिर आपने उसको डिफ़ाइन किया। अब आपने सोचना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम हेल्प्स अस प्लान हाउ टू सॉल्व इट, जब डिफ़ाइन करते हैं तो पता चल जाता है कि सॉल्व किस तरह से करना है। स्टूडेंट्स कैन कम अप विद डेफिनेशंस यूजिंग द राइट वर्ड्स विद हेल्प फ्रॉम द टीचर। स्टूडेंट्स फिर उस डेफिनेशन की मदद से उसको इस्तेमाल करते हुए बेहतर अल्फाज में लिखते हैं और फिर टीचर की मदद से उसे बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। Analyzing the problem is the third step in the scientific method. We break down the problem into the parts to understand it better. हम जब एनालिसिस करते हैं तो अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई, अब हमने उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देना और हर एक पार्ट को अलग अलग से हमने देखना है ताकि हम उसका तजिया, उसको समझ अच्छे से सकें। बाय लुकिंग एट ईच पार्ट, हर पार्ट को देखते हुए वी गेट टू नो द प्रॉब्लम एक्चुअल डायमेंशन। हम जब अलग अलग एक पार्ट करके उनको देखेंगे तो हमें उसके जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो उसकी एक्चुअल डायमेंशन है, कहाँ से आ रही है, वहाँ तक पहुँचने में आसानी होगी। फिर आपने कलेक्टिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन, आपको जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है आपने उसको कलेक्ट कर लेना है। दिस स्टेप इन्वॉल्व डिज़ाइनिंग मेथड्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स। इस स्टेप के अंदर आपने डिज़ाइन करना है मेथड्स जहाँ पे आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज और टेक्निक्स हैं। डेटा रिलेटेड टू द प्रॉब्लम कैन बी कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन, कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं और डिस्कशन विद एक्सपर्ट्स कर सकते हैं। ये 4 मेथड हैं जिनसे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर आपने जब डाटा कलेक्ट करें उसकी एनालिसिस करें। एनालाइजिंग कलेक्टेड डेटा हैव्स डेवलप आ साइंटिफिक एटीट्यूड। जब आप जो आपके पास डाटा उसको आप एनालिसिस करते हैं तो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। इट रिवील्स द यूनिकनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ अ प्रॉब्लम। इससे हमें जो प्रॉब्लम है उसकी डाइवर्सिटी, उसका मुख्तलिफ होना और उसका सबसे अलग होना दिखाता है। इरेलीवेंट डेटा कैन बी डिस्कार्टेड बेस्ड ऑन एनालिसिस। इरेलीवेंट जो डाटा है उस प्रॉब्लम के रिलेटेड नहीं, उसको निकाल देते हैं। टीचर्स हेल्प लर्नर्स डेवलप एनालिसिस थ्रू स्किल थ्रू क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन। टीचर इसमें जो डाटा है लर्नर्स के लिए वो एनालिसिस करती है ताकि उनकी जो है वो क्लासिफिकेशन कर सके, उनको अलग अलग कर सके और कंपैरिजन कर सके। नेक्स्ट है फ्रेमिंग हाइपोथेसिस। अब आपने हाइपोथेसिस बनाना है। हाइपोथेसिस कह लें कि आपने रिपोर्ट बनानी है। फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस द की स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड। हाइपोथेसिस आर ड्राइव्ड फ्रॉम एनालाइजिंग एंड ग्रुपिंग डेटा
बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। जो हाइपोथेसिस हम बनाते हैं उसमें एनालिसिस शामिल होता है और उसमें ग्रुपिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। मल्टीपल टेंटेटिव सोल्यूशन और बताए जाते हैं हाइपोथेसिस में, वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। जिसका अच्छा होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरीफाई द हाइपोथेसिस। Evaluating the hypothesis is essential to find the most likely correct one. Repeated experiments help analyze hypothesis and select the most appropriate one. जब हम एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करते हैं तो फिर हमें हाइपोथेसिस को एनालाइज करने में हेल्प मिलती है और हम जो बेहतरीन सोल्यूशन है उसको पर पहुंच जाते हैं, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। हाइपोथेसिस लैकिंग वैलिडिटी और प्रूफ में बी डिस्कार्डेड। हाइपोथेसिस जिसकी वैलिडिटी में कमी हो या वो उसमें प्रूफ ना हो उसको रद्द कर दिया जाता है। फिर आपने सोल्यूशन ढूंढना है। हाइपोथेसिस इज़ टेस्टेड इन वेरियस इन्वायरमेंट्स। हाइपोथेसिस को बहुत दफ़ा टेस्ट किया जाता है। अब वैलिड हाइपोथेसिस सेलेक्टेड, जो अथेंटिक होती है ना हाइपोथेसिस, उसको सेलेक्ट किया जाता है और कंफर्म किया जाता है थ्रू रिपीटेड टेस्ट। उस पर बार बार टेस्ट किए जाते हैं। अ कंफर्म्ड हाइपोथेसिस बिकम्स अ फाइनल सोल्यूशन। जो हम हाइपोथेसिस कंफर्म करते हैं उसी का सोल्यूशन भी फाइनल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अप्लाइंग द सोल्यूशन इन अ लाइफ सिचुएशन। अब लाइफ की सिचुएशन पे हाइपोथेसिस को अपने जो सोल्यूशन दिए हैं उसको अप्लाई करना है। रिजल्ट्स फ्रॉम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम शुड बी जनरलाइज्ड। जनरलाइज्ड रिजल्ट्स कैन बी अप्लाइड इन सिमिलर सिचुएशंस। लर्नर्स कैन यूज सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स इन डिफरेंट सिनेरियोज। ऑब्वियसली नेक्स्ट हम चलते हैं टीचर का क्या किरदार, रोल ऑफ द टीचर इन साइंटिफिक मेथड। पहला है साइंटिफिक मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग। द टीचर हेल्प्स learners use the scientific method to understand objects, activities and acquire skills for decision making and problem solving. टीचर्स लर्नर्स की हेल्प कर सकती है साइंटिफिक मेथड को अंडरस्टैंड करने में, ताकि वो एक्टिविटीज़, ऑब्जेक्ट्स और एक्वायर स्किल्स की बुनियाद पर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अप्लाई टू लिविंग इन्वायरमेंट। फिर लिविंग इन्वायरमेंट में रियल लाइफ सिचुएशन में आपने साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करना है। टीचर का टास्क क्या है? अरेंज अ नेसेसरी इन्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आप जो है ना वो अपना इन्वायरमेंट वो इस तरह से बनाएं ताकि प्रॉब्लम समझ में आए। गाइड लर्नर टू कलेक्ट डेटा। डाटा कलेक्ट करें, उनको गाइड करें स्टूडेंट्स को। फिर आपने अरेंज करना है डाटा को। फिर आपने हाइपोथेसिस बनाना है। फिर आपने उसके टेस्ट करवाने हैं हाइपोथेसिस के, उसकी रिपोर्ट को, ठीक है। फिर आपने लाइफ जो सिचुएशन है उस पर अप्लाई करवाना है। तो ये टीचर का किरदार है कि वो हाइपोथेसिस के दौरान, यानी उसने कोई भी फैक्ट दे दिया, आप उस पर हाइपोथेसिस बच्चे बना रहे हैं तो उनकी हेल्प करें। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचर। एक गुड टीचर की ऑब्वियसली हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे भी हम एक एक लाइन में देखते जाते हैं। गुड टीचर इज़ ओपन माइंडेड। दे आर इंटरेस्टेड इन सीकिंग एक्यूरेट नॉलेज एंड ट्रूथ। वो हमेशा नॉलेज की और सच्चाई की जद्दोजहद में लगी रहती हैं। दे एनालाइज थिंग्स विदाउट प्रेजुडाइज और बायस। गुड टीचर्स आर नॉट सुपरस्टिशियस। जो अच्छी टीचर होती है वो तो हम परस्ती नहीं होती। They solve problems using evidence and the scientific method. Opinions and conclusions are based on adequate evidence. They help students develop a scientific attitude. Next हम चलते हैं merits of scientific method. फ़ायदे क्या हैं या खूबियाँ क्या हैं साइंटिफिक मेथड की? लर्नर ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम देमसेल्फ। खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स मसले को। द लर्निंग प्रोसेस इज़ इंडिपेंडेंट। आज़ादाना तौर पर कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लर्निंग प्रोसेस कर सकते हैं साइंटिफिक मेथड में। हाईली मोटिवेटेड लर्निंग बाय एक्सपीरियंस इज़ ऑल्सो लेफ्ट। जिनको हाईली मोटिवेट करते हैं, उनका लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, वो भी इससे लेफ़्ट हो जाते हैं। लर्निंग बाय डूइंग इन्हांसेस मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन लर्निंग। जब आप लर्निंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इससे, साइंटिफिक मेथड से, और आपका कॉन्फिडेंस लर्निंग में डेवलप होता है। आगे है लर्नर सॉल्व प्रॉब्लम साइंटिफिकली एंड अराइव एट अ न्यू वैलिड सोल्यूशन टू। लर्नर जो है वो प्रॉब्लम को साइंसी तरीके से सॉल्व करते हैं और एक वैलिड सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। लर्नर्स रिसीव गुड स्किल्स एंड ट्रेनिंग फ्रॉम द साइंटिफिक मेथड। लर्नर्स कैन डेवलप देयर स्किल्स इन डाटा कलेक्शन एनालिसिस। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। इसमें मज़ीद जो है ना वो डिटेल से लिखना काफ़ी है, ये इतना काफ़ी है नहीं पॉइंट्स के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेशन क्या है साइंटिफिक मेथड से, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से साइंटिफिक मेथड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इट्स टाइम कंज्यूमिंग, वक्त इसके लिए बहुत ज़्यादा दरकार होता है। लर्नर्स नीड टू वर्क हार्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। लंबे अरसे तक लर्नर को काम करना पड़ता है, वो भी सख्त। देयर विल बी नो फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर सम प्रॉब्लम। कोई इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती स्टूडेंट्स के लिए कुछ मसाइल की वजह से। इफ़ द टीचर इज़ नॉट कम्पिटेंट इन दिस मेथड, अगर टीचर एक्टिविटी करवाने में इतनी माहिर नहीं है, द इंटायर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वाज कोलैप्स।
बिल्कुल ऐप, तो सारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो तबाह हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या है। इसके शॉर्ट फॉर्म है PBL। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज़ ए कम्प्रीहेंसिव अप्रोच वे स्टूडेंट्स आर केप्ट इन ए चैलेंजिंग सिचुएशन। ये एक ऐसी जामिया किस्म की अप्रोच है जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन का मुकाबला करते हैं, उसमें रहते हैं। दे आर गिवन अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। उनको एक सादा मगर जो है ना वो काबिले जो है ना वो समझ मसला दिया जाता है ताकि उसे ग्रुप में सॉल्व करें, और एक ग्रुप में ऑलमोस्ट पाँच मेंबर हो जाते हैं। द टीचर एक्ट एज ए गाइड एंड फैसिलिटेटर। टीचर एक रहनुमा की तरह उनको गाइड करें। PBL इज़ बोथ अ करिकुलम एंड अ प्रोसेस दैट इन्हांसेस स्टूडेंट्स एक्विजिशन ऑफ क्रिटिकल नॉलेज। PBL और करिकुलम दोनों जो है ना वो उससे स्टूडेंट्स की क्रिटिकल नॉलेज है वो बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्व स्किल बेहतर होती है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग स्ट्रेटजीज बेहतर होती हैं, और टीम वर्क स्किल्स बेहतर होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री क्या है PBL की प्रॉब्लम सॉल्व लर्निंग की। सो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो कनाडा में ओरिजिनेट हुई थी 1950 में और 1960s में, ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन विद ट्रेडिशनल मेडिकल एजुकेशन प्रैक्टिसेस। क्योंकि उसमें जो है वो रवायती किस्म की जो मेडिकल की तालीम है उस पर जो मशक़ें की जाती हैं उससे मुतमईन नहीं थे, इसीलिए उन्होंने नई जो है वो टेक्निक वो इंट्रोड्यूस करवाई। इट वाज कंसीव्ड एंड अडॉप्टेड इन कनाडा मेडिकल स्कूल्स इन 1970s। फिर 1950 और 60 में बनाई गई। 1970 में ये कनाडा के मेडिकल स्कूल्स में इसको अडॉप्ट किया गया फॉर टीचिंग मेडिसिन एंड नेचुरल साइंसेज, ताकि उसके ज़रिए मेडिकल और नेचुरल साइंसेज को जो है ना वो पढ़ाया जा सके। सक्सेसफुल केस स्टडी वाज कंडक्टेड एट MC मास्टर यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल एट कनाडा। इसके बहुत ज़्यादा कामयाबी से इसके इम्प्लीमेंटेशन हो सकी थी MC मास्टर यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल कनाडा में। अदर मेडिकल स्कूल्स USA में और दूसरे कंट्रीज़ ने फिर इस मिसाल को पकड़ा, उस मिसाल की जो है ना वो फॉलोअर्ड की है। अडॉप्टिंग PBL टू इंक्लूड रियल पेशेंट प्रॉब्लम इन देयर सिलेबस। उन्होंने एक हकीकी जो पेशेंट है उसको प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए अडॉप्टेड PBL मेथड को यूज़ किया, सॉरी PBL के मेथड को अडॉप्ट किया। PBL जहाँ पे भी मैं बोलूँ मतलब है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। बहुत से डिसिप्लिन में यूज़ होती है, जैसे आर्किटेक्चर में यूज़ होती है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होती है, इकोनॉमिक्स में, इंजीनियरिंग स्टडीज़, जियोलॉजी, लॉ, नर्सिंग, स्पेशल वर्क, साइकोलॉजी, अदर डोमेन्स ऑफ द पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। जितनी भी पोस्ट सेकेंडरी के ऊपर जितनी भी डोमेन्स आती हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, उन सब पे प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड लर्निंग होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल रूट्स ऑफ PBL, यानी PBL की जड़ें कहाँ से निकलती हैं। ठीक है, एक तो ओरिजिनल क्या ना कनाडा में 1950 और 60 में, इसकी जड़ें कहाँ पे। सोक्रेटिक मेथड, सुकरात जो है ना वो फिलोसोफर थे, उनके दौर में ये PBL प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है। अ क्वेश्चन एंड आंसर डायलेक्टिकल अप्रोच एसोसिएटेड विद सोक्रेटिस। इसमें क्वेश्चन और आंसर के जो है ना वो डायलेक्टिकल अप्रोच यूज़ की गई थी। हेगेलियन थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस डायलेक्ट। हेगेलियन जो ऑल्सो सोक्रेटिक के बाद के फिलोसोफर हैं ये उस टाइम के, इन्होंने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ये अप्रोच दी थी जिसका नाम क्या था, हेगेलियन थीसिस, एंटीथीसिस, साइंथेसिस, डायलेक्ट। उसके बाद है प्लेटो का मेथड। सोक्रेटी के जो है ना वो स्टूडेंट है ये प्लेटो, इन्होंने भी स्टूडेंट्स को गाइड किया था इंक्वायरी के ज़रिए। इसमें आंसर क्वेश्चंस आप डालें, उसमें नॉलेज को रिलेट करें मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के साथ, जैसे कि जेनेट एंड कायरल ने 2002 में कहा था। नेक्स्ट हम चलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड। ये क्या है, स्टूडेंट्स लर्न अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस थ्रू हैंड्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टूडेंट जो है वह एक्सपर्ट की रहनुमाई में लर्निंग करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉन डेवी कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। जॉन डेवी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, PBL इज सिमिलर टू डेवी कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग। जो PBL का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ना वो डेवी के कॉन्सेप्ट से मैच होता है। उसमें भी क्या था कि आप लर्निंग करें डिस्कवरी करके, बट फोकसेस ऑन इंगेजमेंट एट एन ऑब्स्ट्रैक्ट लेवल। लेकिन आप फोकस करें उन सबको जोड़ने में ऑब्स्ट्रैक्ट लेवल पे भी विद डिटेल तफसील के साथ, मेड फिजिबल बाय एडवांसेस इन कॉग्निटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि
काबिल कबूल हो, काबिल वो मर्ज करने के काबिल हो, जो एडवांस कॉग्निटिव साइंस है और टेक्नोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिकल अप्रोच ऑफ पीबीएल। पीबीएल इन्वॉल्व स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स वर्किंग विद अ टीचर। पीबीएल में जो है ना वो छोटे ग्रुप्स होते हैं और उसमें मिलकर टीचर के साथ काम करते हैं। दे वर्क ऑन अ न्यू केस एवरी 3 क्लास मीटिंग। हर 3 क्लासेस के बाद वो एक केस लेते हैं और उस पर काम शुरू करते हैं। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन पे ग्रुप गेट्स अ न्यू केस, ग्रुप को एक केस मिलता है। स्टार्ट एनालाइजिंग प्रीलिमिनरी डेटा, तो जो डाटा उन्हें शुरू में पहले मिला हुआ है उसको एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। विद द टीचर हैव, फिर टीचर की मदद से ग्रुप डिसाइड्स विद व्हाट इशूज़ टू एड्रेस। तो ग्रुप डिसाइड करता है कि हमें यहाँ पे कौन सा इशू जो है वो हाईलाइट करना पड़ेगा। एंड डिवाइड्स अप द रिसर्च वर्क, और फिर उसको रिसर्च वर्क में डिवाइड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, स्टूडेंट्स शेयर द एनालिसिस, जो उन्होंने एक ख़ास टॉपिक पे उन्होंने रिसर्च की थी उसका एनालिसिस करते हैं, उसका शेयर करते हैं एनालिसिस, उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसके बारे में सर्चिंग करते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर तीसरे दिन क्या होता है, द ग्रुप रैप अप दीज केस। अब जो तीसरा दिन होता है उसमें स्टूडेंट्स को अपना जो जो भी डाटा होता है उसको कंप्लीट करना होता है, उसको मुकम्मल करना होता है। पुल्स टुगेदर, फिर इकट्ठा किया जाता है, व्हाट दे हैव लर्न, क्या उन्होंने पढ़ा, एंड प्रिपेयर से फाइनल रिपोर्ट, और फिर क्या बना देते हैं, फाइनल रिपोर्ट। दिस क्लासिकल पीबीएल डेफिनेशन हैज़ बीन चेंज्ड। ये जो 6 हमने स्टेप पढ़े, ये क्लासिकल अप्रोच है, ये तब्दील हो गए और अब न्यू जो है ना डिफरेंट कोर्सेज जो कि हेरड ने 2003 में दिया वो उसको अडॉप्ट करने लग गए। Sonmees and Lee 2003 gave the definition of PBL that more suitable for secondary education। मज़ीद ये कि सोनमीज़ और ली ने भी जो है ना वो PBL के कुछ सूटेबल सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे उन्होंने हमें इसकी डेफिनेशंस दी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन क्या है PBL का सेकेंडरी एजुकेशन में। PBL is a way of teaching that challenges students to solve real problems. These problems are open-ended, meaning they do not have one clear answer। ये open-ended भी हो सकते हैं आपके प्रॉब्लम्स, यानी कि जिसका कोई एक क्लियर आंसर होना चाहिए या जिनका एक क्लियर आंसर नहीं हो पाता। ओपन एंडेड यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन से लीडर को पसंद करते हैं तो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, आप किसी को भी कह सकते हैं, तो ये ओपन एंडेड होता है। स्टूडेंट्स सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन इन ग्रुप और इन ग्रुप्स, स्टूडेंट्स इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं ग्रुप में। दे डोंट जस्ट लर्न फ्रॉम लेक्चर्स और टेक्स्ट बुक, उन्हें सिर्फ लेक्चर और टेक्स्ट बुक से नहीं नोट करना, बल्कि पीपल हैव स्टूडेंट्स डेवलप स्किल्स टू लर्न ऑन देयर ओन। वो खुद से भी कहीं से भी डाटा सर्च कर सकते हैं, गूगल से करें, यूट्यूब से करें, जहाँ से मर्जी है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइड की तरफ। इसमें क्या PBL इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग स्टूडेंट्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स विद द टीचर एज ए फैसिलिटेटर। द टीचर गिव्स स्टूडेंट्स रिलेटिवली ईजी प्रॉब्लम इनिशियली एंड गाइड्स देम ऑन टैकलिंग दीज प्रॉब्लम्स। पहले क्या टीचर जो है ना वो स्मॉल ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड कर देती है, फिर उसके बाद वो इनिशियली बच्चों को गाइड करती है ताकि वो प्रॉब्लम तक पहुंच जाएं। एज स्टूडेंट्स गेन एक्सपीरियंस द फेस मोर कॉम्प्लेक्स एंड रियलिस्टिक प्रॉब्लम विद लेस गाइडेंस। फिर जैसे जैसे बच्चों का तजर्बा बढ़ता है वो मज़ीद जो कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है ना वो थोड़ी सी गाइडेंस में भी कर जाते हैं, यानी जैसे जैसे तजर्बा बढ़ा वैसे वैसे गाइडेंस थोड़ी होगी और बच्चे खुद ही उसको कर लेते हैं। गाइडेंस डिक्रीजेज ओवर टाइम एज स्टूडेंट्स बिकम मोर इंडिपेंडेंट इन देयर लर्निंग। गाइडेंस से जो है वो टाइम जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट माहिर हो गए हैं, अब वो खुद ही एक दिन में चाहे तो 2 दिन में काम कर लेते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं अपने लर्निंग में। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई गई है, आप इसमें देखें पी जो है ना वो आपको एक कंटेंट नज़र आ रहा है और आपको एक गाइडेंस का ऊपर है दिखाया गया ग्राफ। गाइडेंस में देखिए पहले प्रोजेक्ट पे पी मतलब प्रोजेक्ट कह लें, तो पहले प्रोजेक्ट पे जो गाइडेंस थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। जब दूसरा प्रोजेक्ट मिला थोड़ी और लो होगी, जब तीसरा प्रोजेक्ट मिला और थोड़ी होगी, फिर चौथा मिला और थोड़ी, पाँचवें में तो गाइडेंस की ज़रूरत ही ना रही। ठीक है, तो कंपोनेंट से वो खुद ही सॉल्व होते रहे। ये मेरिल डी ने 2002 में दिया था और इसके कहते हैं गाइडेंस इज़ प्रोग्रेसिवली फेडेड, या गाइडेंस जो है वक्त के साथ साथ वो कम हो जाती है। दिस पिक्चर इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ गाइडेंस इज़ प्रोग्रेसिवली फेडेड एज प्रपोज बाय मेरिल MD इन 2002। द डायग्राम शोज अ सीरीज ऑफ सर्कल्स लेबल्ड P, या पढ़ सकते हैं, ये जो मैंने अभी बताया इसी से रिलेटेड जो है ना वो लिखा हुआ है, तो आपने लिखना कैसे उसके वाले से बता दिए। तो इधर जो है वो हमारे पास सीरीज़ में P लिखा हुआ है,
कनेक्टेड बाय एरोस, जिसको एरो से कनेक्ट किया गया विद गाइडेंस डिक्रीजेज इन अ डाउनलोड स्लॉप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो लेफ्ट टू राइट से डाउनवर्ड आ रही है। कंपोनेंट्स आर शोन कमिंग आउट ऑफ ईच पी, कंपोनेंट्स यहाँ पे शो करवाए जा रहे हैं जो हर पी से निकल रहे हैं। दिस सिम्बलाइजेज अ लर्निंग और ट्रेनिंग प्रोसेस, यहाँ ये जो सिम्बलाइज कर रहा है वो लर्निंग का या ट्रेनिंग प्रोसेस का सिम्बलाइज कर रहा है कि गाइडेंस डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली ओवर टाइम, कि जैसे जैसे जो वक्त गुजरता है आप तरक्की करते हो तो गाइडेंस डिक्रीज हो जाती है। द लर्नर पी मूव्स थ्रू स्टेजेस, जो जो लर्नर है उसको बहुत से स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। गेनिंग कंपोनेंट्स और स्किल्स, और उसे स्किल्स या कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। गाइडेंस इज़ प्रोग्रेसिवली फेडिव, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है। नेक्स्ट हम चलते हैं गाइडेंस इन पीबीएल क्या है। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि ए प्रोजेक्ट यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग आपने की, उस पर आपको ज़्यादा गाइडेंस चाहिए थी, पहली दफ़ा था ना, फिर दूसरी दफ़ा किया और एक्सपीरियंस हो गया और आप अब थोड़ा टाइम भी लेंगे और थोड़ी सी गाइडेंस के साथ आप कर पाएंगे, फिर तीसरा फिर चौथा, इस तरह से। अकॉर्डिंग टू मेरल 2002, गाइडेंस डिक्रीजेज एज स्टूडेंट प्रोग्रेस। डिबेट ऑन गाइडेंस, सम पीबीएल डिज़ाइनर्स डिसएग्री विद मेरल, सजेस्टिंग स्टूडेंट्स शुड गेट मोर गाइडेंस। कुछ जो हैं वो साइंटिस्ट वो डिसएग्री है, या डिज़ाइनर है वो मेरल के इस कॉन्सेप्ट से वो डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स को पहले से ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ इन पीबीएल, पीबीएल में स्टूडेंट ने क्या करना है? डिस्कस एंड डिफाइन प्रॉब्लम, प्रेजेंट फाइंडिंग, रिफ्लेक्ट ऑन लर्निंग। सेम एज यूजुअल, जैसे हम पहले देखा कि किस तरह से प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को हमने किस स्टेप्स में इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिज़ाइनिंग पीबीएल एक्सपीरियंस, कैसे डिज़ाइन करना है हमने इसे। एक्शंस फॉर क्रिएटिंग पीबीएल, पहले तो आपने एक्शंस करने हैं ताकि आप जो कोई प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है वो ढूंढ सकें। एक्शंस इंक्लूड आइडेंटिफाई प्रॉब्लम सूटेबल फॉर स्टूडेंट्स, पहले आपने तो कोई प्रॉब्लम ढूंढनी है जो बच्चों के लिए सूटेबल हो और उस पर सर्च कर सकें। कनेक्टेड टू देयर वर्ड ऑफ ऑथेंटिसिटी, फिर आपने उससे दुनिया से जोड़ना है ताकि ये ऑथेंटिसिटी का पता चल सके। स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्टूडेंट डिफाइन लर्निंग एक्सपीरियंस, स्टूडेंट को अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस को डिफाइन करना चाहिए। प्लान टू सॉल्व प्रॉब्लम, कोलैबोरेट इन टीम्स। नेक्स्ट है आउटकम, स्टूडेंट्स डिमॉन्स्ट्रेट रिजल्ट्स थ्रू अ प्रोडक्ट और परफॉर्मेंस, स्टूडेंट जो है वो रिजल्ट पे और जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है उस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड स्टेप्स इन पीबीएल प्रोसीजर बाय पीटर। पीटर ने भी कुछ स्टेप्स बताए हैं या कॉन्सेप्ट या प्रोसीजर बताया है 2001 में। उनके क्या अकॉर्डिंग क्या, स्टूडेंट डिफाइन द प्रॉब्लम प्रिसाइजली कवरिंग इट्स कंपोनेंट्स एंड एस्पेक्ट्स व्हेन प्रेजेंटेड बिफोर द क्लास। इनके मुताबिक भी है कि अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, उसके कंपोनेंट्स को कवर करना है, उसके पहलू को देखना है आप क्लास में जाने से पहले। स्टूडेंट डिस्कस पॉसिबल आंसर्स यूजिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग, जस्टिफाइंग आर्ग्यूमेंट्स एंड लिसनिंग टू अदर। स्टूडेंट जो है वो पॉसिबल आंसर देंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक यूज़ करें या जस्टिफाइंग आर्ग्यूमेंट्स की टेक्निक यूज़ करें या लिसनिंग टू अदर। स्टूडेंट्स नैरो डाउन चॉइसेस और डेलिमेशंस इन रिसर्च एंड सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट सोल्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट वेरीफाई सोल्यूशंस प्रेजेंट आउटकम्स टू द क्लास। स्टूडेंट जो है वो सोल्यूशन को वेरीफाई करते हैं कि आया इम्प्लीमेंट के काबिल है या नहीं, और फिर उससे जो आउटकम आती है वो क्लास को दिखाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये एक पीबी साइकिल आप भी बना सकते हैं। तो हमने अभी जो पढ़ा है सारा कुछ उसी के अंदर है। पहला है आपने प्रॉब्लम आपको मिली, आपने उसका आइडेंटिफाई फैक्ट्स कर लिए, फिर आपने हाइपोथेसिस जनरेट किया, फिर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि नॉलेज गैप्स कितना है, एनालाइज कर लिया ना। फिर आपने इंगेज इन सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग, आपने खुद को भी इसके अंदर इंगेज कर लिया। अप्लाई न्यू नॉलेज, आपने न्यू नॉलेज और प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम में ऐड की, फिर आपने इसे एवेल्यूएट कर दिया। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 है स्टेप्स ऑलमोस्ट, ये जो हेमिलो सिल्वर ने CE 2009 में दिए थे। नेक्स्ट हम चलते हैं, पीबीएल साइकिल की एक्सप्लेनेशन है, ये पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है पर भी मैंने लिख दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पीबीएल साइकिल की एक्सप्लेनेशन। सॉरी ये तो ऑलरेडी एक ही चीज़ है। पीबीएल साइकिल एक्सप्लेनेशन में पहले प्रॉब्लम का सिनेरियो, आइडेंटिफाई फैक्ट, जनरेट हाइपोथेसिस, आइडेंटिफाई नॉलेज गैप्स, फिर उसके बाद इंग्लिश इंगेज इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, अप्लाई न्यू नॉलेज टू प्रॉब्लम, इवैल्यूएट। और इन शॉर्ट द पीबीएल साइकिल इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ये एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। लैडिंग स्टूडेंट्स टू मोर मेच्योरिटी, जहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं। एवेल्यूएशन में बी डन इन द होल क्लास, एवेल्यूएशन पूरी क्लास के भी जरिए हो सकती है और लार्जर ग्रुप्स में भी। द साइकिल रिपीट्स फॉर अ न्यू स्टार्ट प्रॉब्लम, जो साइकिल है वो नए सेट जो प्रॉब्लम के है वो उसको दोहराता है
बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन रिजल्ट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं टीचर का पीबीएल में क्या किरदार है। ऑब्वियसली ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। आप उसको खुद ही पढ़ के, अगर आपको आता है तो आपने उसके अंदर लिख देना है। डायग्राम बनाया करें ताकि उससे ना जो है आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। नेक्स्ट हम चलते हैं चैलेंज क्या है और एक्सपेक्टेशन क्या है पीबीएल इम्प्लीमेंटेशन पे। पहले तो है इम्प्लीमेंटेशन। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीबीएल इज़ नॉट ईजी। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को कामयाबी से इम्प्लीमेंट करवाना आसान नहीं है एंड रिक्वायर्स अ मेजर चेंज इन द टीचर्स पर्सपेक्टिव। इसमें टीचर के जो पहलू है, थिंकिंग पहलू, उसमें बड़ा तब्दीली की ज़रूरत है। टीचर नीड सेल्फ नॉलेज। टीचर को अगर सेल्फ नॉलेज चाहिए, कमिटमेंट है, उसमें डिटर्मिनेशन है, टीम वर्क स्किल्स हैं उसके पास, एंड अ कंसिडरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, तो फिर वो ये जो लर्निंग प्रोसेस है इसको समझ सकती है और उस पर अमल दरामद करवा सकती है। लैक ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम की कमी है, करिकुलम मटेरियल की कमी है, एंड रिजिड शेड्यूलिंग इन हाई स्कूल और स्कूल के अंदर इतना काफ़ी ज़्यादा सख्त किस्म का शेड्यूल है, क्रिएट हर्डल्स इन पीबीएल इम्प्लीमेंटेशन, तो आप प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग कर ही नहीं सकते, उसमें रुकावटें। टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू अडॉप्ट पीबीएल बेस्ड ऑन रिसोर्सेज। टीचर जो है वो उम्मीद करते हैं कि जो वो पीबीएल को अडॉप्ट करेंगे तो उनके पास रिसोर्सेज भी होंगे और लर्निंग कॉन्टेक्स्ट भी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं इंक्वायरी मेथड के। ठीक है, इंक्वायरी मेथड की आप समझ रहे कि टाइप है पीबीएल, सही है। नेक्स्ट है इंक्वायरी इज़ मोटिवेटिंग, मीनिंगफुल एंड पेडागोजिकली रिच अप्रोच फॉर लर्निंग। ये एक मोटिवेटेड किस्म की मतलब पेडागोजिकली अप्रोच है लर्निंग की। इट ब्रिंग्स अथेंटिसिटी टू द ट्रेडिशनल क्लासरूम। इससे जो है वो अथेंटिसिटी जो रिवायती क्लासरूम है उनके लिए मिलती है। बाय इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन रीजनिंग, जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो एक लॉजिकल के तरीके से इन्वॉल्व होते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं टास्क को। इंक्वायरी इन्वॉल्व स्टूडेंट सेंटर लर्निंग विद स्टूडेंट्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड क्रूशल टीचर गाइडेंस। इंक्वायरी है वो स्टूडेंट सेंटर होनी चाहिए लर्निंग पे, और स्टूडेंट इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो और टीचर की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड एंड इंथुसियास्टिक। स्टूडेंट्स टॉक टू ईच अदर एंड लर्न फ्रॉम पीयर्स। नेक्स्ट है प्रोमोट्स यूज़ ऑफ एक्यूरेट करंट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज फॉर रिसर्च। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के लिए आप रिसर्च को बढ़ा दें, उसके लिए मुख्तलिफ रिसोर्सेज यूज़ करें। इस्टेब्लिशेज अ गुड लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर ग्रुप्स। अच्छी लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए ग्रुप्स में बना दें। स्टूडेंट डेवलप स्किल्स इज़ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। स्टूडेंट जो स्किल्स डेवलप करते हैं वो बहुत ही तनकीदी किस्म की और बहुत ही क्रिएटिव थिंकिंग पे बेस्ड होती है, कम्युनिकेशन पे, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, टीम वर्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस तरह की जो स्किल्स हैं वो पैदा होती हैं। स्टूडेंट्स गेट टू नो ईच अदर बेटर एंड मेक फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स को एक दूसरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाते हैं और फ्रेंड्स बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लिमिटेशन क्या है इंक्वायरी मेथड की। असेसमेंट ऑफ इंक्वायरी इंस्ट्रक्शन इज़ प्रॉब्लमेटिक ड्यू टू डिफ़िकल्टी फाइंडिंग वैलिड मेजर्स और आउटकम्स। असेसमेंट जो है वो इंक्वायरी इंस्ट्रक्शन की वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम करके कहती है ड्यू टू डिफ़िकल्ट फाइंडिंग, क्योंकि आपको मुश्किल हो रही है फाइंड करने में वैलिड मेजर्स कि आप किस तरीके से मेजर करें आउटकम को। इंक्वायरी लर्निंग इज़ हार्ड टू फाइंड और इंटरप्ट। इंक्वायरी लर्निंग को फाइंड करना और इंटरप्ट करना बहुत मुश्किल है। क्विक असेसमेंट थ्रू टेस्टिंग इज़ डिफ़िकल्ट। आप जल्दी से असेसमेंट करें टेस्ट की बहुत मुश्किल है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर नॉट सूटेड। आप इस इंक्वायरी मेथड के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं रख सकते। फॉर मेजरिंग प्रोसेस स्किल नीडेड फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। आगे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस मेजर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नॉलेज रिकॉल। आप स्ट्रक्चर क्वेश्चंस करते हैं, यानी आपके पहले प्लान होते हैं क्वेश्चंस, आप उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेजर करते हैं, हल निकालते हैं और नॉलेज को रियाद करते हैं। बट आर टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है टू डेवलप उसको बनाना और स्कोर करना। ठीक है, उसके बाद पांचवा हमारे पास लिमिटेशन है कि टाइम स्पेंट स्टडीइंग आउटसाइड क्लास इज़ अ कंसर्न फॉर इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट। कि आप जो स्टडी कर रहे हैं वो क्लास से बाहर भी कर रहे हैं, आपका टाइम लग रहा है, तो आप जो है वो इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट्स की हिदायत के मुताबिक देख रहे हैं, उसका कंसर्न कर रहे हैं। द स्कोप ऑफ द इनकारी मेथड इज़ लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। कंटेंट के नज़र में जो इनकारी मेथड का स्कोप है वो बहुत कम है। इफेक्टिव एप्लीकेशन रिक्वायर्स मोटिवेटेड एंड मेच्योर स्टूडेंट्स। जो मौसर किस्म की एप्लीकेशन है उसके लिए मोटिवेटेड और मेच्योर स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। टीचर्स नीड टू बी कम्पिटेंट इन प्लानिंग। टीचर्स को कम्पिटेंट होने की ज़रूरत है प्लानिंग में, डिज़ाइनिंग में, कंडक्टिंग में, मॉनिटरिंग में, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में। दैट्स फॉर ऑल यूनिट नंबर 4। आई होप सो कि समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।